तो ये है हमारी क्लास TDP की, TDEP। और जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लिंक शेयर करो। जल्दी आओ, 2 दिन से क्लास चल नहीं पा रही है आप लोग, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। चलिए आइए शुरू किया जाए। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, यानी कि हम लोग देखते थे कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जब डिज़ाइन की जाती है तो उसके लिए उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हमने देखा था एक फार्मूले के बेसिस पे कि अगर हम लोग, ये इम्पीरियल फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर हम लोग पता होगा तो उससे हम बता सकते हैं कितने लेंथ की हमको डिज़ाइन करनी है, उसी के बेसिस पे उसका वोल्टेज भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पिछली वाली क्लास में। आज हम लोग बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करते हैं हम लोग। आइए आइए सभी लोग। तो जैसे बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ठीक है, इसको अगर डिज़ाइन करने की बात आती है, ठीक, तो इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। मेन फीचर्स, तो इन फीचर्स जो भी होते हैं उनको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। जैसे मेन फीचर्स में हम मान लेते हैं, चलिए सभी लोग पहले हेडिंग डालिए, मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं, जैसे हम मैकेनिकल डिज़ाइन करते हैं ओवरहेड लाइन की, ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, क्या चीज़ किसके लिए करते हैं, ये चीज़ हमको समझना चाहिए पहले। तो जब भी देखो पावर की बात आती है, ठीक, पावर हम जानते हैं जनरेटिंग स्टेशन पे उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। अब इस पावर को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के क्या कितने तरीके हो सकते हैं, ये आप पहले दिमाग में बताइए कुछ सोच के, कितने तरीके हो सकते हैं जिससे हम पावर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लिया ये जनरेटिंग स्टेशन पे पावर जनरेट हुई है और ये यहाँ पे आपका ये कंज्यूमर एंड है। ठीक है, कंज्यूमर एंड का मतलब आप कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको पहुँचाने के लिए पावर के लिए कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो देखो, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए एक तो आपका तरीका ये है कि आप पावर को एक ओवरहेड लाइन के थ्रू ले जाओ। क्या, ओवरहेड लाइन, ठीक, या तो आप किससे ले जा सकते हैं, या तो आप अंडरग्राउंड सुना होगा, अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा। ठीक, यही तो तरीके हो सकते हैं, और तो कोई तरीका हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग पहले तो बात कर लेंगे अपने ओवरहेड लाइन की। ठीक, अब सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग ओवरहेड लाइन का यूज करते हैं, अंडरग्राउंड का क्यों नहीं कर सकते हैं। ओवरहेड लाइन में और अंडरग्राउंड में क्या चीज़ें एडवांटेज होती है और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये भी पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हमेशा याद रखना, जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं, ये अगर हम लोग ज़्यादा दूरी के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लिया 50-60, जैसे 200 किलोमीटर तक की अगर लाइन बिछानी है, ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसको बिछाना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है
और ये महंगा भी आ जाता है, इसकी कॉस्ट भी महंगी होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अंडरग्राउंड का यूज नहीं किया जाता है, ये क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन का ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ओवरहेड लाइन। अब ओवरहेड लाइन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, वो चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी कि हिंदी में अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा इसका, सिरों पर लाइन के मुख्य अवयव अवयव, ठीक। इंग्लिश में ही आप लिखिए, दोनों में इसमें नोट्स बनवा देंगे। तो देखिए समझिए, अच्छा। तो जब भी मेन कंपोनेंट की बात आती है तो सबसे पहले तो दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि अगर लाइन बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, सबसे पहले तो कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टर आपको मेन कंपोनेंट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कंडक्टर का काम क्या है, पावर को या करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यही होगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या हो सकता है, बताओ। जैसे सपोर्ट आपने सुना होगा, सपोर्ट हो गया, ठीक। सपोर्ट में क्या आता है, तो सपोर्ट में जैसे तुम्हारे पोल हो गए, टावर हो गए, ठीक। तो ये चीज़ें सपोर्ट्स में आती हैं। सपोर्ट इसको क्यों कहते हैं, सपोर्ट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या काम करती हैं, जो कंडक्टर होता है, ठीक है, जो वायर होता है, इसको ऊपर बनाए रखते हैं, यानी कि सपोर्ट प्रदान करते रहते हैं। ये टावर हो गया है, पोल हो गया, ये सपोर्ट देने का काम करता है, इसीलिए इसको हम सपोर्ट या पोल टावर भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये मेन कंपोनेंट हो गया। तीसरी चीज़, अब जो कंडक्टर आप लगाओगे, ठीक है, तो उसके लिए हम जानते हैं, लगाने के लिए आपको इंसुलेटर का भी काम करना पड़ेगा, तो तीसरा हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक। तो अभी आप कंपोनेंट लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडक्टर कौन सा यूज करते हैं, कौन सा कंडक्टर अच्छा होता है, क्या अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सपोर्ट में हम लोग देखेंगे अलग अलग टावर के बारे में, कौन सा टावर कहाँ यूज किया जाता है, पोल कौन सा यूज किया जाता है, आरसीसी के पोल होते हैं, स्टील वाले पोल होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स के टाइप्स देखेंगे। पहले फ़िलहाल आप इतने पॉइंट डाल लीजिए। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म्स, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, इनका काम क्या होता है थोड़ा, ठीक है। तो हेडिंग पहले डाल के इतने 4 पॉइंट लिख लो पहले, ठीक। क्या लिखोगे, कंडक्टर, सपोर्ट, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, और पांचवा लिख लो कोई मिसलेनियस आइटम्स जो होते हैं, मिसलेनियस आइटम्स। अब मिसलेनियस आइटम की बात करें तो ये कौन से आइटम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो डेंजर प्लेट होती है आपकी, ठीक है, पोल पे देखे होंगे डेंजर प्लेट लगी होती है, ठीक है, कि आपको ये डेंजर प्लेट बताता है कि ये लाइन इतने केबी की है, यानी कि ये खतरे की से ऊपर आपका है, अगर इसको टच करेंगे या कुछ भी होगा तो ये डेंजर प्लेट्स होते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर्स भी आपको इसी में आ जाते हैं, मिसलेनियस में। लाइटनिंग अरेस्टर, एंटी क्लैम्बिंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को लिख लो,
उसके बाद इसमें हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इतना पहले नोट करो, ठीक। हेडिंग डालो, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन या सिरोपरी लाइन के मुख्य अवयव। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे कंडक्टर, दूसरा लिखोगे सपोर्ट, तीसरा लिखोगे इंसुलेटर और क्रॉस आर्म मिसलेनियस आइटम। चलो नोट करो इसको। नोट कर लिया, चलो देखो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर। कंडक्टर लिखो, इसमें थोड़ा लिख लो। इसके बाद तो कंडक्टर में, जैसे कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर सबसे पहले तो आपकी मेन कंपोनेंट क्या होगा, कंडक्टर ही होगा। अब कंडक्टर का मेन काम क्या होता है कि जो भी पावर होती है आपकी, ठीक है, उस पावर को सेंडिंग एंड से आपका कहाँ तक ले जाया जाता है, रिसीविंग एंड तक पहुँचाया जाता है, ठीक है, एक सुटेबल स्टेशन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, चाहे लिख लो, पहले इंग्लिश वाले लिखना हो लिख लो। कंडक्टर में हेडिंग डाल के देखोगे कंडक्टर विच कैरी इलेक्ट्रिक पावर, कैरी इलेक्ट्रिक पावर from the sending end, from the sending end, sending end, sending end station to receiving end station, to receiving end station, ठीक है। यानी कि चलो हिंदी वाले लिखो, कंडक्टर का प्रयोग, हिंदी वाले लिख लो पहले, कंडक्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत पावर को सेंडिंग स्टेशन से, सेंडिंग स्टेशन से सेंडिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। हो गया, दूसरा पॉइंट डालो। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अभी ये क्या है, इसको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, क्या क्या मेन काम होता है इनका। तो दूसरा आप हेडिंग डालेंगे सपोर्ट, ठीक। सपोर्ट के ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखोगे, टावर, पोल, ठीक। ये सपोर्ट के अंदर ही आ जाते हैं। अब देखो सपोर्ट की जब बात करते हैं तो सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा है कि ये कंडक्टर है, मान लिया ये 3 कंडक्टर हैं। कंडक्टर का मतलब ये आपके तार है, ठीक। अब इन तार को जब ओवरहेड बनाना है तो ऊपर उसको एक हाइट, सुटेबल हाइट पर रखने के लिए क्या करोगे, आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। और वो सपोर्ट किससे देते हैं, या तो आप टावर लगाओ ऐसे, ठीक है, या पोल लगाओ। तो हमने मान लिया ये हमारा टावर या ये पोल इस तरीके से लगे हैं और ये तरीके से बना दिया है, देख लो एक बार सभी लोग, ठीक।
तो देखो इसका मेन काम क्या है, टावर का सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है ये, है ना। तो सपोर्ट देने का काम कौन करता है, टावर या पोल। किसको सपोर्ट देने का काम, कंडक्टर को। ये क्या है, कंडक्टर को। आप चाहे इसको समझने के लिए बना सकते हो, ठीक, इसको बना लो ऐसे ही चाहे। ये क्या है आपके, टावर हो गया, टावर नहीं पोल कह लो, ठीक है, क्योंकि टावर तो आपका थोड़ा बड़ा इस टाइप से बनता है, ये पोल कह सकते हो, ठीक। तो ये कंडक्टर को क्या करें, होल्ड करें, या आपको एक सुटेबल हाइट पर रखें। ये है आपका ग्राउंड, मान लिया ये ज़मीन है, और ज़मीन से कुछ हाइट पर रखने के लिए क्या है, सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है इस कंडक्टर को। तो ये क्या है, सपोर्ट का काम क्या हो जाता है, कंडक्टर को एक सुटेबल हाइट पर रखना, ठीक। चलो इतना हेडिंग डाल के इसमें लिखो। पहले इंग्लिश वाले लिख लो। देखो सपोर्ट इज मेन कंपोनेंट which may be poles, or tower and keep the conductor at a suitable level, at a suitable height लिख सकते हो, ठीक है, at a suitable height above the ground। ये क्या करते हैं, which may be पोल या टावर हो सकते हैं, and keep the conductors at a suitable height above the ground, ठीक है। चलो हिंदी वाले लिखो। देखो हिंदी वाले, मेन कंपोनेंट में सपोर्ट, मेन कंपोनेंट में सपोर्ट, मेन कंपोनेंट में सपोर्ट में पोल तथा टावर आते हैं, पोल तथा टावर आते हैं। जो कि कंडक्टर को एक सुटेबल, जो कि कंडक्टर को ग्राउंड से एक सुटेबल हाइट पर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंडक्टर को ग्राउंड से एक सुटेबल हाइट पर रखने के लिए किया जाता है। लिख लिया। थर्ड हेडिंग डालो, इंसुलेटर। अब देखो इंसुलेटर, हमने बताया कि इंसुलेटर क्यों लगाते हैं। तो पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि इंसुलेटर जो होता है एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपकी करंट नहीं फ्लो होगी। क्या, करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो जब करंट फ्लो नहीं होगी तो मान लिया ये आपके टावर है, ये आप पोल है मान लिया, ठीक। तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर को डायरेक्ट आप क्या
पोल से कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बताओ, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे? हम लोग इससे ये मान लिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो डैश करके बड़े डार्क करके, ठीक है, तो ये मान लिया हमने, ये आपके इंसुलेटर्स लगा दिए। ठीक, और ये इंसुलेटर इस तरीके से लगाए हैं, यानी कि इंसुलेटर क्या कर रहा है, ये इंसुलेटर कंडक्टर से अटैच है। किससे अटैच है? कंडक्टर से। और कंडक्टर से अटैच है तो यानी कि ये काम क्या कर रहा है, जो टावर है और जो कंडक्टर है, इसके जो है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पाथ को अलग कर रहा है। कंडक्टिंग पाथ आपका कौन सा हो गया? जो कंडक्टर है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो होती है, वो कंडक्टिंग पाथ है। और नॉन कंडक्टिंग पाथ कौन सा हो गया? जो आपका टावर हो गया। ठीक है, तो टावर कैसा होता है, या पोल मान सकते हो, ये कौन सा होता है? नॉन कंडक्टिंग पाथ। नॉन कंडक्टिंग पाथ। नॉन कंडक्टिंग पाथ का मतलब जिसमें आपकी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक, और जिसमें कंडक्टिंग पाथ, जिसमें करंट फ्लो होती है। तो बेसिकली इंसुलेटर का काम क्या है? जो कंडक्टिंग पाथ और नॉन कंडक्टिंग पाथ, इनको अलग करना या सेपरेट करना। सेपरेट करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है या मेन काम होता है। ठीक है, तो ये किससे लगा होता है? कंडक्टर से अटैच होता है। मेन काम होता है नॉन कंडक्टिंग पाथ और कंडक्टिंग पाथ को अलग करना। ठीक, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के? चलो लिखो अच्छा इसमें। तो इंसुलेटर में पहले आप हेडिंग यही डाल के इसमें लिख लो थोड़ा। इंसुलेटर विच आर अटैच्ड टू सपोर्ट सपोर्ट का मतलब पोल या टावर। जहाँ पे भी सपोर्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए, क्या? पोल या सपोर्ट या पोल या टावर। ठीक, विच आर अटैच टू सपोर्ट या टावर एंड आगे लिखो, एंड इंसुलेट द कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, आगे और एक पॉइंट लिख लो, इंसुलेटर which are provide which are provide which are provide to separate the conducting and non-conducting पाथ। ठीक, नोट कर लो इसको, इंग्लिश वाले इसको नोट कर लो, फिर हिंदी में लिखाते हैं इसको। तो नोट कर लिया, चलो हिंदी वाले लिखो। इंसुलेटर, हिंदी वाले लिखो, इंसुलेटर सपोर्ट ब्रैकेट में पोल या टावर से अटैच होते हैं। अटैच होने का मतलब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर पोल या सपोर्ट्स से अटैच होते हैं
अटैच होते हैं, जो कि कंडक्टर जो कि कंडक्टर को कंडक्टर को ग्राउंड से अलग करता है, जो कि कंडक्टर को ग्राउंड से अलग करता है। या दूसरे शब्दों में या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इंसुलेटर दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इंसुलेटर कंडक्टिंग तथा नॉन कंडक्टिंग पाथ को अलग काम करने का इंसुलेटर कंडक्टिंग तथा नॉन कंडक्टिंग पाथ को अलग करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। ठीक है, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं बाद में देख लेना। ठीक है, लिख लिया? तो ये तो इंसुलेटर का काम हो गया। देखो, हर चीज़ समझते चलो, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। तुम अगर रटोगे तो वहाँ पे तुम भूल जाओगे कितनी चीज़ रट सकते हो। जितनी भी चीज़ें तुम देख रहे हो चारों तरफ, जो आपकी लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन जो आपके घरों में आती है, तो उसमें हर चीज़ आपको दिखती है। ठीक, जो चीज़ आपको दिखती है वो आप रटो ना, रटोगे तो आप कोई समझ नहीं पाओगे। उसको देखो कि इंसुलेटर जैसे हमने बताया, तो इंसुलेटर आप बाहर देखो अपने, जो भी लाइन जाती है, तो इंसुलेटर जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, वो मेन काम क्या होता है उसका उसका यही काम होता है कि पहले बात तो हमने बताया कि जो अटैच होता है कंडक्टर से लगा है। ठीक है, और कंडक्टर से लगा है, इसका मेन काम क्या होता है, कंडक्टर और जो टावर होता है उसको अलग करने का काम होता है। ठीक है, तो वही हमने बताया। कंडक्टिंग पाथ और नॉन कंडक्टिंग पाथ कह सकते हो। कंडक्टिंग पाथ आपका वही पाथ है जो जिसमें करंट फ्लो होती है, यानी कि जो कंडक्टर वाला पाथ हो गया। ठीक, नॉन कंडक्टिंग वाला पाथ जैसे तुम्हारा टावर हो गया। ठीक है, अगर सपोज करिए तुम इंसुलेटर नहीं लगाओगे, तो जब इंसुलेटर नहीं लगाओगे डायरेक्ट टावर से कनेक्ट कर दोगे, तो क्या होगा, हो सकता है तुम्हारी लाइट जो है या वो सीधे टावर के माध्यम से तुम्हारी ज़मीन पे उतर आए। और ज़मीन पे उतर आने से क्या होगा, जब भी कोई पर्सन या कोई लोग व्यक्ति उसके पास से निकलेगा तो उसको शॉक लगने का चांस रहेगा, झटका लगने का, या बिजली उसको खींच भी सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंसुलेटर्स एक प्रॉपर वे में लगाए जाते हैं। ठीक, चलो अभी आप बाद में देखेंगे कितने टाइप के इंसुलेटर होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा इंसुलेटर लगाया जाता है, वो वोल्टेज लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो चलो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें लिख लो, बाद में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म, देखो अब क्रॉस आर्म की जब बात करते हैं तो क्रॉस आर्म आपने देखा होगा जनरली, जो आपके ये मान लिया इस तरीके से टावर, वो है टावर कह सकते हो या पोल ही मान लो, जैसे ये पोल है, तो इसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ये बना है। ठीक है, तो ये क्रॉस आर्म होता है। तो यहाँ से ये आपके इंसुलेटर लगे हैं। ठीक, ये तो ये जो बोला जाता है ये होता है क्रॉस आर्म। ठीक, ये क्या है, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि आर्म का मतलब क्या है, भुजा टाइप का बना है कि नहीं, तो ये इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्रॉस आर्म, यानी कि ये एक भुजा टाइप से बना है। अब इसी के ऊपर देखो ये इस तरीके से आपके इंसुलेटर्स लगे हैं, जैसे ये मान लिया पिन टाइप इंसुलेटर होता है।
ठीक, अभी आगे देखोगे तो चीज़ें पता चलेंगी अच्छे से। तो ये इस तरीके से आपने देखा, ये क्या है, ये इंसुलेटर है, ये है इंसुलेटर, ठीक। और ये इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर है, ये है क्रॉस आर्म। तो इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है यही कहलाता है क्रॉस आर्म, ठीक है। इस क्रॉस आर्म का काम देखो मेन क्या है। अब इसको समझने के लिए हमने देखो बना दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो देखो समझने का काम क्या है, इसमें बेसिकली आपका ये जो इंसुलेटर है, ठीक है, इस इंसुलेटर में, ठीक, ये इंसुलेटर देखो क्रॉस आर्म के ऊपर लगा है कि नहीं, ये इंसुलेटर क्या है, क्रॉस आर्म के ऊपर लगा है। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो क्रॉस आर्म होता है ये क्या करता है, ये आपका इंसुलेटर जो होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर को भी एक सपोर्ट देने का काम करते हैं, है ना। देखो सपोर्ट देने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ, देख के बताओ। देखो ये क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है, तो ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर को देखो सपोर्ट ही तो दे रहा है, ठीक। यानी कि इसे कस दिया जाता है बोल्ट से, तो ये सपोर्ट देने का काम करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसुलेट क्रॉस आर्म का काम होता है, जो इंसुलेटर होते हैं उनको एक सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको चाहे आप बना सकते हो, अगर बना लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, इस दिमाग में आपकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की। तो अब देखो इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें लिख लो। क्रॉस आर्म की देखो हमने बात की, तो क्रॉस आर्म का काम क्या होता है, पहले इंग्लिश वाले लिख लो, क्या लिखोगे, क्रॉस आर्म विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंसुलेटर, सपोर्ट टू द इंसुलेटर। देखो वही हमने बताया, ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है कि नहीं क्रॉस आर्म, तो ये मान लिया इंसुलेटर है, इस तरीके से कोई पेन टाइम मान लिया, ठीक। और यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन जाती है ये, तो ये हो गया, ठीक है, क्रॉस आर्म। चलो हिंदी वाले लिख लो। तो देखो हिंदी वाले क्या लिखोगे, क्रॉस आर्म डाल के इसी में लिखो, क्रॉस आर्म का प्रयोग क्रॉस आर्म का प्रयोग क्रॉस आर्म का प्रयोग इंसुलेटर को सपोर्ट देने का काम होता है, इंसुलेटर को सपोर्ट देने का काम होता है। देखो अच्छे से लिखते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको पता है कि इतने अच्छे से तुम समझ नहीं पाओगे, बुक से अगर पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, बुक से समझ ही नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहा है, कौन सा क्या होता है। इसीलिए अभी से अगर नोट्स बनाते रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी। जब आपका अगर कॉलेज खुल गया और जब तुम लोगों ने नोट्स ना बनाया तो उसके बाद फिर दिक्कत तुम लोगों की होगी, समझ लेना। जब एग्ज़ाम सर पे होगा तो इकट्ठा तुम नहीं बना लोगे नोट्स। अभी नोट्स बनाते रहो प्रॉपर तरीके से, जैसे बन रहे हैं उतना समझते चलो। इतने अच्छे से समझा रहे हैं चीज़ें, अगर अभी नहीं समझ पाओगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जूम पे पढ़ने से तुम समझ पाओगे नहीं। सभी लोग तुमको जूम पे पढ़ाते हैं, हम तुमको यूट्यूब पे इसीलिए पढ़ाते हैं जिससे कि तुम समझ सको। नहीं तो फॉर्मेलिटी करनी हो तो फॉर्मेलिटी है, हर कोई फॉर्मेलिटी कर रहा है, कोई मतलब नहीं फिर उसका, क्योंकि एग्ज़ाम होगा फिर तुम बैक ही खाओगे उसमें। तुम्हारा ये कोर सब्जेक्ट है, इस कोर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे तो आगे कोई इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको अच्छे से बनाते रहो। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं देख, पता लगेगा इनको बाद में, ये नंबर से भी हाथ धो बैठेंगे
फेल भी हो गई। तो हो गया इतना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कुछ और। जैसे हमने क्या किया इसमें, जितने भी लाइन में होते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की हैं। जो आपके मुख्य मुख्य कंपोनेंट होते हैं उनको हमने इसमें बता दिया है, ठीक। जैसे मुख्य में आपका टावर हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, क्रॉस आर्म हो गए, ठीक है। कुछ कुछ आइटम्स और होते हैं, उनको भी लिख लो चाहे लिखना चाहो तो। जैसे हेडिंग डाल के इसमें लिख लो मिसलेनियस पार्ट्स में। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, मिसलेनियस। मिसलेनियस आइटम लिख लो। तो मिसलेनियस आइटम्स में क्या क्या है, जैसे फेस प्लेट, फेस प्लेट, ठीक है। दूसरी डेंजर प्लेट, लाइटनिंग अरेस्टर, एंटी क्लैम्बिंग वायर, ठीक। तो ETC, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं मिसलेनियस आइटम्स में, ठीक है। इसको नोट कर लो सभी लोग, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिख लो, ठीक, एक ही चीज़ है वो। नोट कर लिया, चलो। अब देखो, तो ये तो हमने बात की अपने जो मेन मेन कंपोनेंट होते हैं जब कोई ओवरहेड लाइन जब बनाई जाती है, ठीक है। जो ओवरहेड का मतलब क्या है, जो आपके सिर के ऊपर से जाती है, ठीक है। वही आपका ओवरहेड नाम दे दिया गया है उसको, जो ऊपर ऊपर जाती है। अंडरग्राउंड अलग होती है, अंडरग्राउंड जो आपकी ज़मीन के अंदर जाती है लाइन, ठीक है, जो केबल बिछाई जाती है। ये ओवरहेड लाइन के आपके मुख्य कंपोनेंट हैं। इन कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है वो हमने देख लिया। अब इसी में जो मेन हमने कंपोनेंट बताया, अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर कौन सा यूज किया जाता है, और कंडक्टर में कौन सा कंडक्टर अच्छा होता है, और कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक अच्छे कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेडिंग डाल लो कंडक्टर मटेरियल। तो कंडक्टर मटेरियल ऐसे लिख लो, कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज। कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज। तो देखो, अब इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मतलब यही है कि जो कंडक्टर आप बनाते हो, ठीक है, जो तार बनाते हो, उस तार की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है कि ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उसको बिछा भी सकें, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी ना होना चाहिए, और ज़्यादा यानी कि उसका वेट भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम उसको ले जाने और ये इधर से उधर ले जाने पे कहीं ना कहीं उसको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इतनी। ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जैसे आपने देखा होगा कंडक्टर है, तो कंडक्टर से हम लोग क्या करेंगे, करंट को ही फ्लो कराएंगे।
तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमको क्या है, एक ऐसा कंडक्टर हमको पता होना चाहिए जिसमें करंट आपकी आसानी से फ्लो हो सके। एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, है ना, यानी कि एक गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो गुड कंडक्टर के लिए क्या उसका होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मान लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी तभी क्या होगी, आसानी से उसमें करंट फ्लो हो सकेगा कि नहीं, बताओ। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मान लिया क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक। और लिख लो, अभी इसमें हम लोग बताएं समझाएंगे, पहले लिख लो लो कॉस्ट होने चाहिए, ठीक। अब जैसे हमने बताया कि तीन जैसे ये हैं, ठीक, प्रॉपर्टी हाई कंडक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा, करंट आपकी अच्छी फ्लो होगी, इसमें आसानी से फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे आपने कंडक्टर ये लिया, इस कंडक्टर को आपने क्या कर खींचा, इधर से फोर्स लगाकर इधर से, तो ये आसानी से टूटना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टूट जाए आसानी से, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कोई मैकेनिकल क्षमता है, ठीक है, उस क्षमता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक। तो हम कह सकते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो, जो भी कंडक्टर मटेरियल कंडक्टर बनाने के लिए कर रहे हो, उसकी ऐसी कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा महंगा हो जाए आपका, ठीक है। तो ये चीज़ भी होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को आप लोग लिख लीजिए इसको चाहे, ठीक, कंडक्टर प्रॉपर्टीज ऐसे डाल के, ठीक। तो इस तरीके से, तो चलो।